हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गिटार विज़र्ड और मेरा नाम है आयुष। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश नोटेशंस की, जो कि स्टार्ट होते हैं ए से जी तक जाते हैं। और बिल्कुल हिंदी म्यूज़िक की तरह ये 13 नोट्स होते हैं और इन 13 नोट्स को हम कैसे हिंदी म्यूज़िक से आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, जिससे कि बजाना, चाहे हिंदी गाना हो या हिंदी नोटेशन या राग हो, उनको गिटार पे या किसी भी इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट पर बजाना बहुत ही सरल हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले तो बात करते हैं इंग्लिश म्यूजिक की। तो नोटेशंस कैसे होते हैं? ए से स्टार्ट होता है। तो ये होता है ए के बाद ए शार्प के बाद बी के बाद सी, बी और सी के बीच में कोई शार्प या फ्लैट नहीं होता है। सी के बाद सी शार्प के बाद डी के बाद डी शार्प के बाद ई के बाद एफ। ई और एफ के बीच में भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी शार्प या फ्लैट का केस नहीं होता है। और एफ के बाद फिर से एफ शार्प के बाद जी के बाद जी शार्प, और जी शार्प के बाद यहाँ पे जी शार्प पे वो खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर से ए आ जाता है। ए जो अगला आएगा वो नेक्स्ट ऑक्टेव का होगा। अब ऑक्टेव क्या होता है, थोड़ा सा ये थ्योरी की क्लास है तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा ये बोरिंग लगे सुनने में, पर अगर मैं इसको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊं आपको, तो ऑक्टेव बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि नोट जो होता है वो अगर 2 ऑक्टेव का सेम नोट आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये ट्यून में है। एक्चुअल में वो उसका सम मल्टीपल होता है पहले ऑक्टेव के उस नोट का, अगले ऑक्टेव का वही नोट मल्टीप्लाई में होता है, जिससे कि हमें लगता है वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि आपने सुना होगा किसी भी सॉन्ग में जब एक मेल सिंगर गाता है और एक फीमेल सिंगर गाता है, जब दोनों साथ में गाते हैं और सेम वर्ड्स गा रहे होते हैं तो आपको लगता है कि वो बिल्कुल ट्यून में गा रहे हैं, जबकि फीमेल की वॉइस जो होती है वो हाई पिच होती है और मेल सिंगर की वॉइस जो होती है वो लो पिच होती है। लेकिन क्योंकि वो सेम नोट गा रहे होते हैं, भले ही डिफरेंट ऑक्टेव के हो, तो हमें ऐसा लगता है सुनने में जैसे कि वो बिल्कुल एक सा गा रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा आपको ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको इंग्लिश म्यूजिक के नोटेशंस बताए, इसमें बी और सी के बीच में कोई भी जगह नहीं होती, ऐसी ई और एफ के बीच में कोई जगह नहीं होती है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि अब शार्प क्या होता है और फ्लैट क्या होता है। ये इंग्लिश म्यूजिक में यूज होने वाली 2 टर्म्स हैं। शार्प का मतलब होता है एक स्टेप ऊपर चलना, यानी कि जब भी हम एक नोट से दूसरे नोट पे जाते हैं और हम हाई जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम नीचे वाले नोट का शार्प कर रहे हैं, तब हम ऊपर नोट पे पहुंच रहे हैं। जैसे ए को शार्प किया तो हम पहुंचेंगे ए शार्प पे। अब क्योंकि ए और बी के बीच में कोई नोट का नाम एग्जैक्टली होता नहीं था, इसलिए वो नाम रख दिया गया। ए का जो अगला नोट है वो ए शार्प कहलाएगा, बी का अगला नोट, क्योंकि बी का कोई शार्प नहीं होता इसलिए बी का अगला नोट डायरेक्ट सी कहलाएगा, सी का अगला नोट सी शार्प कहलाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हम किसी स्टेयर केस पे या किन्हीं सीढ़ियों पर खड़े हैं, तो अगर सीढ़ी के एक पायदान पर हम खड़े हैं और हम बोले हमें इसको शार्प करना है या इसके शार्प पर जाना है, तो हम एक स्टेप ऊपर चढ़ जाएंगे। उसके और शार्प को जाना है तो हम एक और स्टेप ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इसमें एक एग्जांपल देके मैं बताना चाहता हूं। ए के शार्प को बोलेंगे ए शार्प, और ए शार्प जो नोट आ जाएगा उसके शार्प को बोलेंगे हम बी, यानी ए का शार्प ए शार्प और ए शार्प का शार्प यानी कि बी। इसी तरह से अगर हम किसी सीढ़ी के एक पायदान पर खड़े हैं और हमसे बोला जाए कि आपको फ्लैट जाना है, फ्लैट का मतलब होता है नीचे जाना है, यानी एक सेमीटोन नीचे जाना है, आपको एक स्टेप नीचे जाना है, तो आप बोलेंगे बी का फ्लैट करो। तो बी का फ्लैट क्या होगा? हमेशा ए शार्प यानी कि ए का शार्प और बी का फ्लैट। तो बी के फ्लैट को बी फ्लैट भी बोला जा सकता है और ए का शार्प भी बोला जा सकता है, यानी नोट सेम है, नाम 2 हैं। अगर ए के रेफरेंस में बोलेंगे तो हम ए शार्प बोलेंगे और बी के रेफरेंस में बोलेंगे तो बी फ्लैट बोलेंगे, क्योंकि उस नोट का एक्चुअल में कोई नाम नहीं है, सिर्फ ए और बी के रेफरेंस से ही वो नोट बन रहा है आपस में। इसी तरह से अब हम बात करें अगर हिंदी म्यूजिक की, तो हिंदी म्यूजिक में हमारे पास होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, जिसमें कि हम स्टार्ट करते हैं सा से। सा के बाद जो अगला नोट होता है वो होता है रे, यानी कि रे कोमल को बोल सकते हैं हम फ्लैट, और उसका अगला नोट होता है रे तीव्र, यानी कि रे शार्प। तीव्र का मतलब होता है शार्प और कोमल का मतलब होता है फ्लैट। कोमल मतलब नीचे का सुर,
उसी नाम का, और तीव्र का मतलब ऊपर का सुर उसी नाम का। इस तरह से हिंदी म्यूजिक में भी 13 सुर होते हैं, मतलब 12 सुर होते हैं, 13वां सुर अपने आप में वो नया ऑक्टेव आ जाता है। तो ये होता है सा, रे कोमल, रे तीव्र, गा कोमल, गा तीव्र, मा कोमल, मा तीव्र, पा, धा कोमल, धा तीव्र, फिर नी कोमल, नी तीव्र, और उसके बाद अगले ऑक्टेव का सा। यानी कि इस ऑक्टेव में सा से लेके नी तक के सुर होते हैं, और जो अगला सा आता है वो अगले ऑक्टेव का सा होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था जो कि आपको बहुत मदद करेगा गिटार के आगे की वीडियोस को सीखने में। तो इस वीडियो में इतना ही।